नमस्कार दोस्तों, मैं अरिंद चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं संप्रेषण के मुख्य प्रश्न बीएसटीसी 2024 के लिए और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी अच्छे प्रश्न हैं। चलिए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं जो आपके सामने है। प्रश्न है आपका, संप्रेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का है। तो संप्रेषण के बारे में चर्चा करें कि कितने प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन है 3 प्रकार, 2, 4 या 5 प्रकार। तो संप्रेषण जो होगा, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। चलिए चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से। संप्रेषण 2 प्रकार का होगा। एक होगा आपका शाब्दिक और दूसरा होगा अशाब्दिक। ये मूल रूप से 2 प्रकार का लिया जाता है। पहला है आपका शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। यानी जो बाधाएं होती हैं, बाधाओं का प्रकार होता है, जैसे भौतिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं, भाषाई बाधाएं। यानी जो इस प्रकार के जो फैक्टर होते हैं जो संप्रेषण करने में परेशानी करते हैं या संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, बाधा के रूप में निकल करके आते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंता, अपूर्ण जिज्ञासा, पूर्व ज्ञान। सोचिए और समझ करके आंसर दीजिए बिल्कुल। हालांकि यहाँ से ये चारों की चारों ही बाधाएं हैं, लेकिन इसने ये कहा है कि मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट ने, तो उनके लिए सीधी सी बात है कि चारों प्रकार से ही मैंने बताया हुआ है कि कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले यदि हम बात करें मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहला लिखा हुआ है गलत प्रत्यक्षीकरण। बिल्कुल सही बात है। जो गलत प्रत्यक्षीकरण होता है, यह मनोवैज्ञानिक बाधा का एक रूप है। गलत तरीके से चीज़ों को देखना और देखते हुए उनसे ज्ञान ग्रहण करना, ये क्या है? गलत प्रत्यक्षीकरण है। ज़रूरत से अधिक चिंता, बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करेंगे तो मनोवैज्ञानिक बाधा बन जाएगी जो परेशान करेगी। अपूर्ण जिज्ञासा, यदि आपकी जिज्ञासा पूरी नहीं होती है तो ये संप्रेषण में क्या है? बाधा का कारक बनेगा, क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है वो पूरी नहीं होती हैं। आप किसी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, किसी के बारे में आप बात करना चाहते हो, किसी संदर्भ के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और वो आपकी जिज्ञासा यदि पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब है आपका संप्रेषण कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके लिए ये बाधा बना है। चौथा है पूर्व ज्ञान। यदि आपको किसी संदर्भ के बारे में पूर्व ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ के बारे में जो घटना घटित हुई है उसकी आपको जानकारी नहीं है और उसके संदर्भ में यदि आप उस घटना के संदर्भ में बातचीत करना चाहें, संप्रेषण करना चाहें, तो इस स्थिति में क्या है? संप्रेषण नहीं होगा। क्योंकि संप्रेषण जो होता है भावों, मतों, विचारों, सूचना एवं संदेशों को परस्पर यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में साझा किया जाए या फिर उनका आदान प्रदान किया जाए, तो ये संप्रेषण कहलाता है। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक बाधा का जो कारक है, यहाँ आपका जो आंसर बनेगा, सही जो आंसर होगा वो होगा पूर्व ज्ञान। क्योंकि जो पूर्व ज्ञान है ये पृष्ठभूमि संबंधी बाधा है। कैसी बाधा है? पृष्ठभूमि संबंधी बाधा है। यहाँ से जो 3 बाधा हैं ये आपकी मनोवैज्ञानिक बाधा हैं, तीनों की तीनों, और चौथी जो है ये आपकी पृष्ठभूमि संबंधी बाधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन है अंतःक्रिया, संप्रेषण, प्रेषण, संबंध। तो परिभाषा हमारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों, भावनाओं, सूचनाओं, संदेशों, मतों का आदान प्रदान जो परस्पर किया जाता है ये कहलाता है आपका संप्रेषण। सही आंसर होगा आपका संप्रेषण। ये कहलाएगा संप्रेषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, संप्रेषण का तत्व नहीं है या संप्रेषण का घटक नहीं है, इस प्रकार से ये प्रश्न हो सकता है। तो संप्रेषण का तत्व कौन सा नहीं है, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो ऑप्शन आपके सामने हैं, रखे हुए हैं। पहला है संदेश, दूसरा है मानसिक स्थिति और तीसरा है प्रेषक, चौथा है प्रतिपुष्टि। चारों में से आपको आंसर बताना है और इन चारों में से आंसर तभी बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं। मूल रूप से जो पहला जो तत्व है
वो होता है प्रेषणकर्ता यानी सूचना भेजने वाला या सेंडर कहलाता है। और जो दूसरा तत्व होता है इसके बाद में संदेश होता है। और जो तीसरा तत्व होता है वो होता है आपका माध्यम। चौथा तत्व है वो है कोडिंग। और चौथा तत्व है आपका कोडिंग के बाद में यदि हम देखें तो हाँ माध्यम कोडिंग के बाद में आएगा आपका एनकोडिंग कह सकते हैं इसको हम। कोडिंग को एनकोडिंग कहेंगे यानी एनकोडिंग पहला हो गया प्रेषणकर्ता, दूसरा संदेश हो गया, तीसरा आपका एनकोडिंग हो गया और चौथा आपका माध्यम हो गया। उसके बाद में आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग उसके बाद में आएगा आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग और डिकोडिंग के बाद में आएगा ग्राही और ग्राही के बाद में आता है प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। तो यहाँ से जो मैंने नाम लिखे हैं इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको स्पष्ट पता लग गया होगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन नहीं है, मानसिक स्थिति, यानी बाकी के तीनों इसके तत्व में शामिल होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मानसिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में संचार को प्रभावी बनाने के लिए किससे बचना चाहिए। तो कक्षा कक्ष में संचार है उसको प्रभावी बनाना है और बचना किससे चाहिए, यानी ऐसा कोई कारक है यहाँ से ऐसा कोई ऑप्शन है आप सेलेक्ट कीजिए। यदि उससे हम बच जाएं, उसे हमें लागू नहीं करें, उसे बीच में ना आने दें, तो जो हमारा संचार है, जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो संप्रेषण है वो कैसा बन जाए, प्रभावी बन जाए। इसके बारे में बातचीत करें। पहला है प्रतिपुष्टि और प्रतिपुष्टि को तो हमने अभी फिलहाल ही देखा है कि प्रतिपुष्टि तो तत्व होता है संप्रेषण का। संचार हम देखो संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं और कम्युनिकेशन को हम हिंदी में वापस संचार भी बोलते हैं। प्रतिपुष्टि इसका हो जाएगा। उसके बाद में आप ये देखिए सबसे खराब ऑप्शन क्या है, प्रतिपुष्टि तत्व है आपने पढ़ लिया लेकिन संपूर्णता नहीं पढ़ा, अस्पष्टता के बारे में नहीं पढ़ा, अच्छा वातावरण के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन यह प्रभावी रूप में देखना है कि कौन सा तत्व इसमें शामिल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो एक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अस्पष्टता, यदि विचारों में अस्पष्टता नहीं होगी, भाषा में स्पष्टता नहीं होगी, यानी अस्पष्टता यदि आएगी तो उस समय क्या है, संचार जो है हमारा, संप्रेषण जो है हमारा प्रभावित हो जाएगा, यानी प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी और प्रभावित अलग अलग चीज़ें। प्रभावी में एक तरीके से ये देखना है कि उस चीज़ को बहुत अच्छा बनना चाहिए। प्रभावित का मतलब है जैसे वो बाधा का भी काम कर सकता है प्रभावित की स्थिति में। तो यहाँ से जो आंसर होगा अस्पष्टता होगा। संपूर्णता का मतलब है यदि आपके पास सूचना है वो पूर्ण रूप से हैं तो आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो, संचार कर सकते हो, संप्रेषण कर सकते हो। वातावरण यदि अच्छा है, शोर रहित है, कोई नॉइज़ नहीं है, तो संचार आपका अच्छा हो जाएगा, माहौल अच्छा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और क्वेश्चन है अगला अपना क्वेश्चन है निम्न में से यानी संप्रेषण की विशेषता क्या है। संप्रेषण की विशेषता कौन सी है? विचार विमर्श करना, सूचना प्रदान करना, निर्देश संदेश भेजना, उपयुक्त सभी। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विचारों का आपस में आदान प्रदान किया जाता है या सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, संदेश या निर्देशों को भेजा जाता है, तो वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो ये संप्रेषण तीनों ऑप्शन में है। और एक चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है कि इसका जो मिश्रित रूप दिया हुआ है सभी को माना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन में संप्रेषण कौशल में किसकी प्रधानता होती है। जो संप्रेषण कौशल है उसमें किसकी प्रधानता होगी, और अध्यापन में पूछ रहा है आपसे। तो अध्यापन में संप्रेषण कौशल में किसकी प्रधानता होगी, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने पुस्तक की, दूसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट की, और तीसरा ऑप्शन है अध्यापक की, और चौथा ऑप्शन है आपके पाठ्यक्रम की। तो किसकी प्रधानता होगी ये कह रहा है अध्यापन में। अध्यापन का मतलब है टीचिंग करानी है। टीचिंग जब करानी है तो उस टाइम पे सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी होगी, आपकी अध्यापक की, क्योंकि अध्यापन कौन कराएगा, अध्यापक कराएगा, इसलिए प्रधानता किसकी मानी जाएगी, अध्यापक की मानी जाएगी। अध्यापन में प्रयुक्त कौन से कौशल में अध्यापक प्रधान होता है। अब कौन सा कौशल है इसमें ये देखना है कि अध्यापक प्रधान है। तो अध्यापक कौन से कौशल में प्रधान है, एक तो आपका संप्रेषण कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया, गृह कार्य कौशल हो गया, और आपका श्रवण कौशल हो गया। अब कार्य कौन सा है, अध्यापन है। अब प्रधानता किस में होगी, अध्यापन यदि कराया जा रहा है तो सबसे जो महत्वपूर्ण होगा यहाँ से वही आंसर हो जाएगा संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल में क्या होगी, प्रधानता होगी, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा, बच्चों के साथ अंतःक्रिया करेगा, और अंतःक्रिया किस प्रकार से होगी, वो संप्रेषण के माध्यम से होगी या अंतःक्रिया के माध्यम से संप्रेषण होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
देखिए इनमें क्या है, बाकी के में लेखन कौशल है यानी लिखने से संबंधित हो गया। गृह कार्य यानी होमवर्क करने से संबंधित है। श्रवण सुनने से संबंधित हो गया। अब अध्यापक प्रधान किस में है, देखो श्रवण के लिए तो क्या है कि छात्र भी सुनेंगे, और गृह कार्य यानी छात्र करेंगे। लेखन कार्य भी कौन करेगा, छात्र करेगा अधिकतर। ज़्यादा कार्य लेखन कार्य कौन करता है, छात्र ही करता है। और संप्रेषण कौशल किसके लिए हो जाएगा, अध्यापक प्रधान हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी द्विमार्गी प्रक्रिया कौन सी है, बायलेटरल प्रक्रिया कौन सी है, इसके बारे में यदि हम बात करें, अनुप्रेषण, द्विप्रेषण, बहुप्रेषण और संप्रेषण। तो अनुप्रेषण, द्विप्रेषण, बहुप्रेषण और संप्रेषण। अब ये द्विमार्गी के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो बायलेटरल है यानी द्विमार्गी का मतलब है इधर से भी सूचना जा रही है और उधर से भी सूचना आ रही है, दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसा किस में किया जाएगा, आपका संप्रेषण में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, संप्रेषण में। सूचना प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही संयोजन है, यानी सूचना प्रदान करनी है। और ऐसे कौन से संप्रेषण कौशल हैं जिनका उपयोग किया जाए, केवल सूचना प्रदान करने के लिए करना है। अब सूचना किसके लिए प्रदान किया जाता है, अब कौशल जैसे हम 4 भाषाई कौशल पढ़ते हैं, 4 भाषाई कौशल पढ़ते हैं। और 4 भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सुनना, दूसरा है बोलना, यानी पहला श्रवण है, दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति है, तीसरा है आपका पढ़ना और चौथा है आपका लिखना। अब इन चारों में से यदि हम देखें तो सूचना किस चीज़ के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है या सूचना भेजी जा सकती है, प्रदान की जा सकती है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है बोलना और पढ़ना, दूसरा है पढ़ना और सुनना, तीसरा है बोलना और लिखना, चौथा है आपका सुनना और लिखना। अब यहाँ आप गौर फरमाएंगे, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए और मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कि सुनने के द्वारा क्या है, हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, संदेशों को ग्रहण करते हैं, ना कि हम प्रदान करते हैं। जबकि बोलने के द्वारा हम किसी को सूचना देते हैं, किसी को सूचना हम भेजते हैं, यानी बोलने के माध्यम से हम क्या है, सूचनाओं को क्या करेंगे, भेजेंगे यानी प्रदान करेंगे। तीसरा है पढ़ना। पढ़ने के द्वारा क्या, हम किसी किताब को जैसे पढ़ रहे हैं तो उसके द्वारा जो सूचना है, जो संदेश है, जो मैसेज है, उनको हम ग्रहण कर रहे होते हैं, यानी ये ग्रहण करने वाला है पढ़ना भी। और जो लिखना है, लिखने के माध्यम से जब हमने किसी चीज़ को नोट करके लिख दिया, यानी नोट कर दिया और उसे हमने किसी के लिए भेज दिया, जैसे पत्र लिख करके भेज दिया, तो हमने सूचना क्या है, प्रदान की है, उसे लिख करके हमने उसको भेजा है। तो ये लिख करके जो भेजा है, तो इसका मतलब है ये भी सूचना प्रदान करना है। तो सूचना प्रदान करने वाले 2 हो गए, पहला हो गया आपका बोलना और दूसरा हो गया लिखना। अब यहाँ से आप ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे कि बोलना और लिखना किस में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3, और 3 आपका क्या हो जाएगा, सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है, यानी ऐसा कौन सा फैक्टर हमें देखना है, शब्द ऐसा कौन सा है जिसको हम ऐसे कह सकते हैं ये बाधा के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो बाधा के रूप में यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, और पहले ऑप्शन में यदि हम देखें, पहला ऑप्शन है शोर। तो सीधी सी बात है, जो शोर होता है, जो शोरगुल होता है, जो आवाज़ होती है, जो नॉइज़ पैदा होता है, वो संप्रेषण में परेशानी देता है। हम कोई बात किसी से कह रहे हैं, किसी से हम बातचीत कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और बीच में यदि शोर आ जाए तो वह हमारे संप्रेषण में क्या है, परेशानी करने वाला होता है। तो अस्पष्टता, यानी विचारों में यदि अस्पष्टता है, आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो उस समय भी क्या है, आपका संप्रेषण बाधित हो जाएगा। तीसरा है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि पहले से ही क्या है, किसी के प्रति नकारात्मक अवधारणा बना लेना, नकारात्मकता ले आना, नकारात्मक विचार बना लेना, नकारात्मक निर्णय ले लेना किसी के बीच में या किसी के प्रति, ये क्या बन जाएगा आपका पूर्वाग्रह। जैसे लड़कियां ये काम कर ही नहीं सकती, लड़के वो काम कर ही नहीं सकते, यानी कोई भी प्रकार का काम हो उसके संदर्भ में कह दिया जाता है। और चौथा है प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक देना होता है। फीडबैक देना होता है जब सूचना हमें मिलती है और सूचना मिलने के बाद में हम प्रतिक्रिया देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं कि हाँ हमने आपकी बात सुन ली है, या उसे हम प्रति उत्तर दे रहे हैं, तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, फीडबैक कहा जाता है, प्रतिपुष्टि कहा जाता है। तो प्रतिपुष्टि क्या है, इसमें बाधा नहीं देती है, और बाकी के तीनों क्या है, बाधा देने वाले होते हैं। अब मुझे आप ये कमेंट करके बताइए कि शोर, अस्पष्टता ये किस प्रकार की बाधा है, और पूर्वाग्रह किस प्रकार की बाधा है। शोर और अस्पष्टता किस प्रकार की बाधा है, इन तीनों का आप बताएंगे। शोर किस प्रकार की है, किस प्रकार की बाधा है, अस्पष्टता किस प्रकार की बाधा है, और पूर्वाग्रह किस प्रकार की बाधा है, ये आपको बताना है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है। कौन सा जो है जो संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका संदेश भेजना, दूसरा ऑप्शन है संदेश बनाना, तीसरा है आपका संदेश जांचना और चौथा है आपका संदेश लिखना। तो ये आपको देखना है कि कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है, संप्रेषण किसके द्वारा नहीं होता है। पहला संदेश भेजना, बिल्कुल संदेश यदि भेजा नहीं जाएगा तो फिर क्या है कि संप्रेषण माना ही नहीं जाएगा। अगला है आपका संदेश बनाना, यदि संदेश को हम बना रहे हैं, फॉर्मेट यदि बना रहे हैं, तो संदेश को जब बनाया जाता है, जिस रूप में वो संदेश बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग। क्या होता है, एनकोडिंग। संदेश को किसी प्रतीक या संकेत के द्वारा जब लिखा जाता है, एक तरीके से हम बना रहे हैं उस संदेश को, तो ये संदेश बनाना भी क्या हो गया, इसका हिस्सा हो गया। तीसरा है संदेश जांचना और चौथा है संदेश लिखना। बिल्कुल संदेश लिखना भी क्या इसका हिस्सा है। संदेश जांचना इसका हिस्सा नहीं है, संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस एक यही दिमाग लगाना था कि ये जो एनकोडिंग है, ये वाला जो प्रोसेस है, यानी ये जो संदेश बनाना है, ये जो संदेश बनाना है ये क्या कहलाए, यानी संदेश बनाने को हम किस तरीके से अपने संदर्भ में समझ सकते हैं, अपनी जो टेक्निकल भाषा है उसके रूप में क्या इसे नाम दे सकते हैं। तो टेक्निकल रूप में इसे हम जो नाम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एनकोडिंग दे रहे हैं। इसे हम एनकोडिंग कहते हैं, संदेश बनाना, ठीक है। और उसके बाद में यदि हम कहें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं। पहला है आपका लिखित है, दूसरा मौखिक है, सांकेतिक है, उपरोक्त सभी है। बिल्कुल सरल प्रश्न है। कक्ष में जो संप्रेषण किया जाता है वो लिखित माध्यम से भी किया जाता है, लिखने के माध्यम से किया जाएगा। कोई भी हमें जैसे टॉपिक समझा रहे हैं, बोर्ड पर यदि हम लिख रहे हैं, बालकों तक वो पहुंच रहा है, बालक उसके बारे में फिर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मौखिक रूप से टीचर बोल रहा है, उधर छात्र भी मौखिक रूप से अपना आंसर देते हैं। सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से भी समझाया जाता है, संकेत भी किए जाते हैं। बच्चे संकेतों का उपयोग करते हैं और शिक्षक भी संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि उंगली से इशारा कर देना छात्र की तरफ, या संकेत हो गया ये कि आप खड़े हो जाइए या आप बैठ जाइए, इस प्रकार से। और भी संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। संकेत के लिए हम एक छड़ी होती है, छड़ी का उपयोग करते हैं बोर्ड पर समझाने के लिए, वो संकेत करती है। यानी उपरोक्त सभी, इसमें सभी के सभी क्या है, ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं। ये तो हो गया, आपने दोबारा आ गया है। संप्रेषण का सही चक्र है, संप्रेषण प्रक्रिया का सही चक्र क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला है प्रेषक, संदेश, ग्रहीता, प्रतिपुष्टि। दूसरा है प्रेषक, संदेश, प्रतिपुष्टि, ग्रहीता। तीसरा है प्रेषक, प्रतिपुष्टि, संदेश, ग्रहीता। चौथा है ग्रहीता, प्रेषक, संदेश, प्रतिपुष्टि। संप्रेषण प्रक्रिया में क्या है, 7 तत्व मूल रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ 4 के बारे में ही आपके लिए दिया हुआ है। 4 के माध्यम से ही आपको पता करना है कि कौन सा संप्रेषण का चक्र है और कौन सा संप्रेषण का चक्र नहीं है, इसके बारे में आपको अलग कर देना है। तो सबसे पहले हम ये सुनेंगे, यहाँ ये देखेंगे हम कि संप्रेषण का चक्र क्या है। तो अब यहाँ से आप आंसर सेलेक्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपके लिए संप्रेषण का चक्र बता देता हूँ कि संप्रेषण चक्र में कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहली बात हमारी ये होती है, संप्रेषण चक्र में एक प्रेषणकर्ता होता है, सेंडर होता है। कौन होता है, सेंडर होता है, प्रेषणकर्ता होता है। इसके द्वारा कोई जो संदेश है, मैसेज है, ये आगे भेजा जाएगा। और ये किस फॉर्म में होता है, ये एनकोडिंग फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एनकोडिंग फॉर्म में होता है। और फिर ये मीडियम यानी माध्यम बीच में होता है। उसके बाद में इसे डिकोड किया जाता है। और डिकोडिंग जब की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है डिकोडिंग, ये रिसीवर के द्वारा की जाती है, ग्राही के द्वारा की जाती है। और उसके बाद में फीडबैक या प्रतिपुष्टि दी जाती है, यानी फीडबैक दिया जाता है। और ये किससे दिया जाता है, ये सेंडर को दिया जाता है। तो अब ध्यान से देखें, सेंडर यानी प्रेषणकर्ता हो गया, सेंडर को भेजने वाला, प्रेषणकर्ता या संप्रेषक बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं। ये मैसेज को संदेश या सूचना कहते हैं। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब एक तरीके से हम हिंदी में यदि देखें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है निकूटन, इसका होता है निकूटन अर्थ होता है। इसके बाद है मीडियम यानी माध्यम हो गया। डिकोडिंग, डिकोडिंग को हिंदी में यदि कहेंगे हम तो ये विकूटन हो जाएगा। रिसीवर को हम ग्राही या ग्रहीता बोलते हैं।
फीडबैक को प्रतिपुष्टि बोलते हैं। तो यहाँ से 4 ऑप्शन आप देखेंगे। सबसे पहले देखो प्रेषक सभी में है, चौथा ऑप्शन ग्रहीता तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ग्रहीता से चालू नहीं होगा, रिसीवर से चालू नहीं होगा, ऑप्शन चालू होगा सेंडर से। सबसे पहले प्रेषणकर्ता होना चाहिए सूचना को भेजने के लिए, तो प्रेषक सभी में है, ऊपर के 3 में है, बिल्कुल सही बात है, ऊपर के 3 में है। उसके बाद में यदि हम देखें तो अगला है संदेश, बिल्कुल सही बात है, मैसेज अपना अगला ऑप्शन था, संदेश इन 2 में है। संदेश के बाद में एनकोडिंग होगी, लेकिन एनकोडिंग है नहीं है, ग्रहीता और प्रतिपुष्टि है। तो अब ये देखिए ग्रहीता यानी पहले आएगा, प्रतिपुष्टि पहले आएगा, तो पहले क्या आएगा, ग्रहीता आएगा, यानी रिसीव करेगा सिग्नल को, फिर फीडबैक देगा। तो आंसर नंबर बन जाएगा 1 इसका क्या है सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अगले क्वेश्चन के बारे में, संप्रेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में अपना आंसर दें और सही प्रकार से सटीक आंसर दें। संप्रेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, इसके बाद यदि हम देखें संप्रेषण दाता यानी संप्रेषण प्रदान करने वाला, दूसरा है संप्रेषण ग्राही यानी ग्राही तो होना चाहिए संप्रेषण के लिए, तीसरा है माध्यम बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ से जो चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, ये बिल्कुल नहीं, यहाँ से हम शामिल करेंगे, इस ऑप्शन में से बिल्कुल हटा देंगे यहाँ से। तो ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सटीक आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है। संप्रेषण प्रभावशाली होना चाहिए, इसकी क्यों जरूरत होती है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु, या फिर छात्रों द्वारा विषय वस्तु स्पष्ट हो सके, एक दूसरे को समझ सकें, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से बिल्कुल सरल ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षण प्रभावशाली हो ही जाएगा। यदि प्रभावशाली संप्रेषण है, आपस में अंतःक्रिया हो रही है, संप्रेषण में अंतःक्रिया होगी और शिक्षण में भी अंतःक्रिया होती है, यानी अंतःक्रिया जब होगी शिक्षक और छात्र के मध्य, तो प्रभावशाली शिक्षण हो जाएगा। छात्रों द्वारा विषय वस्तु स्पष्ट होगी, बिल्कुल अच्छी बात है। संप्रेषण के द्वारा क्या है कि जो विषय वस्तु है अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, एक दूसरे को समझ सकेंगे, बातों को, जब हम विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने मतों को जब परस्पर हम साझा करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो यहाँ से जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण क्या नहीं है। संप्रेषण क्या नहीं है, ये आपका ऑप्शन है 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत, एक ऐसी जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो, यानी ये कि क्या नहीं है, ये ऐसी, इसमें कोई शब्द गायब है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो, बिल्कुल सही बात है, जिसमें भावनाओं के संप्रेषण के लिए किसी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता हो, दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझे जा सकने वाले विचारों में भावनाओं का आदान प्रदान। तो पहला जो ऑप्शन है 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, और संप्रेषण यही होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझे जा सकने वाले विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ये आंसर सही नहीं है, यानी मैं आंसर तो सही है लेकिन यानी संप्रेषण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, जो कि क्या है बिल्कुल सटीक आंसर होगा यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है। यानी प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से, जो कक्षा कक्ष में संप्रेषण किया जा रहा है वो प्रभावी कब नहीं होगा या इससे संबंधित नहीं है, जिसका प्रभावी संप्रेषण बनाने में कोई योगदान नहीं है, ऐसा ऑप्शन आपको देखना है, ऐसा कारक इनमें से छांटना है। तो ऑप्शन है उपयुक्त हाव भाव, बिल्कुल ज़रूरत होती है भाई साहब, उपयुक्त हाव भाव होने चाहिए। विषय वस्तु की स्पष्टता बिल्कुल होनी चाहिए, और तीसरी है अलंकारिक भाषा, और चौथा है द्विमार्गी प्रक्रिया। तो उपयुक्त हाव भाव होना चाहिए, सही बात है। विषय वस्तु की स्पष्टता, विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, सही बात है। द्विमार्गी प्रक्रिया, ये भी सही बात। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको ऑप्शन नहीं लग रहे हैं उनको हटा दीजिए, ऐसा भी किया जा सकता है। जो लग रहे हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, जो नहीं लग रहे हैं उनको हटाइए। जिनमें सस्पेंस है उन 2 को लास्ट में बना के रखिए। तो यहाँ सबसे पहले आप यदि देखेंगे भाषा के रूप में यदि आप देखें तो भाषा, ऐसा भी नहीं है कि संप्रेषण के लिए हर समय भाषा जरूरी हो, क्योंकि संकेतों के माध्यम से भी क्या किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है। अब इसमें एक शब्द और जुड़ा हुआ है आगे, अलंकारिक भाषा, यानी सजी धजी हुई भाषा, बिल्कुल।
तो इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एक एक चीज़ सजी धजी हुई उसकी भाषा को बिल्कुल अलंकृत कर दिया जाए, तो ऐसा इसमें नहीं चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो यदि वो भाषा का शुद्ध रूप, जैसे शुद्ध रूप तो होना चाहिए, लेकिन वो सजी धजी हुई भाषा बहुत सारे पूरे ग्रामर के द्वारा सजी धजी हुई भाषा वो अलंकृत हो, इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है बालक बोल सके, तो इसका मतलब उसका संप्रेषण ही नहीं होगा, फिर अच्छी तरीके से क्लास में वो बता ही नहीं पाएगा और वो उपयोग में भी नहीं ले सकता इस प्रकार की भाषा। तो यहाँ से जो सबसे खराब जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा अलंकारिक भाषा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। लगातार बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अरिंद चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं संप्रेषण के मुख्य प्रश्न BSTC 2024 के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी अच्छे प्रश्न हैं। चलिए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं जो आपके सामने है। प्रश्न है आपका, संप्रेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का है। तो संप्रेषण के बारे में चर्चा करें कि कितने प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन है 3 प्रकार, 2, 4 या 5 प्रकार। तो संप्रेषण जो होगा इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। चलिए चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से। संप्रेषण 2 प्रकार का होगा। एक होगा आपका शाब्दिक और दूसरा होगा अशाब्दिक। ये मूल रूप से 2 प्रकार का लिया जाता है। पहला है आपका शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। यानी जो बाधाएं होती हैं, बाधाओं का प्रकार होता है, जैसे भौतिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं, भाषाई बाधाएं। यानी जो इस प्रकार के जो फैक्टर होते हैं जो संप्रेषण करने में परेशानी करते हैं या संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, बाधा के रूप में निकल करके आते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंता, अपूर्ण जिज्ञासा, पूर्व ज्ञान। सोचिए और समझ करके आंसर दीजिए बिल्कुल। हालांकि यहाँ से ये चारों की चारों ही बाधाएं हैं, लेकिन इसने ये कहा है कि मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट ने, तो उनके लिए सीधी सी बात है कि चारों प्रकार से ही मैंने बताया हुआ है कि कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले यदि हम बात करें मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहला लिखा हुआ है गलत प्रत्यक्षीकरण। बिल्कुल सही बात है। जो गलत प्रत्यक्षीकरण होता है यह मनोवैज्ञानिक बाधा का एक रूप है। गलत तरीके से चीज़ों को देखना और देखते हुए उनसे ज्ञान ग्रहण करना, ये क्या है? गलत प्रत्यक्षीकरण है। ज़रूरत से अधिक चिंता, बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करेंगे तो मनोवैज्ञानिक बाधा बन जाएगी जो परेशान करेगी। अपूर्ण जिज्ञासा, यदि आपकी जिज्ञासा पूरी नहीं होती है तो ये संप्रेषण में क्या है? बाधा का कारक बनेगा, क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा हैं वो पूरी नहीं होती हैं। आप किसी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, किसी के बारे में आप बात करना चाहते हो, किसी संदर्भ के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, और वो आपकी जिज्ञासा यदि पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब है आपका संप्रेषण कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके लिए ये बाधा बना है। चौथा है पूर्व ज्ञान। यदि आपको किसी संदर्भ के बारे में पूर्व ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ के बारे में जो घटना घटित हुई है उसकी आपको जानकारी नहीं है, और उसके संदर्भ में यदि आप उस घटना के संदर्भ में बातचीत करना चाहें, संप्रेषण करना चाहें, तो इस स्थिति में क्या है? संप्रेषण नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण जो होता है भावों, मतों, विचारों, सूचना एवं संदेशों को परस्पर यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में साझा किया जाए या फिर उनका आदान प्रदान किया जाए, तो ये संप्रेषण कहलाता है। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक बाधा का जो कारक है, यहाँ आपका जो आंसर बनेगा, सही जो आंसर होगा वो होगा पूर्व ज्ञान, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान है ये पृष्ठभूमि संबंधी बाधा है। कैसी बाधा है? पृष्ठभूमि संबंधी बाधा है। यहाँ से जो 3 बाधा हैं ये आपकी मनोवैज्ञानिक बाधा हैं, तीनों की तीनों, और चौथी जो है ये आपकी पृष्ठभूमि संबंधी बाधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन है अंतःक्रिया, संप्रेषण, प्रेषण, संबंध। तो परिभाषा हमारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों, भावनाओं, सूचनाओं, संदेशों, मतों
का आदान प्रदान जो परस्पर किया जाता है ये कहलाता है आपका संप्रेषण। सही आंसर होगा आपका संप्रेषण, ये कहलाएगा संप्रेषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, संप्रेषण का तत्व नहीं है या संप्रेषण का घटक नहीं है, इस प्रकार से ये प्रश्न हो सकता है। तो संप्रेषण का तत्व कौन सा नहीं है, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो ऑप्शन आपके सामने हैं, रखे हुए हैं। पहला है संदेश, दूसरा है मानसिक स्थिति, और तीसरा है प्रेषक, चौथा है प्रतिपुष्टि। चारों में से आपको आंसर बताना है और इन चारों में से आंसर तभी बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं मूल रूप से। जो पहला जो तत्व है वो होता है प्रेषणकर्ता, यानी सूचना भेजने वाला या सेंडर कहलाता है। और जो दूसरा तत्व होता है इसके बाद में संदेश होता है। और जो तीसरा तत्व होता है वो होता है आपका माध्यम। चौथा तत्व है वो है कोडिंग, और चौथा तत्व है आपका कोडिंग के बाद में यदि हम देखें तो हाँ माध्यम कोडिंग के बाद में आएगा आपका एनकोडिंग कह सकते हैं इसको हम। कोडिंग को एनकोडिंग कहेंगे, यानी एनकोडिंग पहला हो गया प्रेषणकर्ता, दूसरा संदेश हो गया, तीसरा आपका एनकोडिंग हो गया और चौथा आपका माध्यम हो गया। उसके बाद में आता है डिकोडिंग। उसके बाद में आएगा आपका डिकोडिंग और डिकोडिंग के बाद में आएगा ग्राही, और ग्राही के बाद में आता है प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। तो यहाँ से जो मैंने नाम लिखे हैं इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको स्पष्ट पता लग गया होगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन नहीं है, मानसिक स्थिति, यानी बाकी के तीनों इसके तत्व में शामिल होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मानसिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में संचार को प्रभावी बनाने के लिए किससे बचना चाहिए। तो कक्ष में संचार है उसको प्रभावी बनाना है और बचना किससे चाहिए, यानी ऐसा कोई कारक है यहाँ से, ऐसा कोई ऑप्शन है आप सेलेक्ट कीजिए। यदि उससे हम बच जाएं, उसे हमें लागू नहीं करें, उसे बीच में ना आने दें, तो जो हमारा संचार है, जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो संप्रेषण है वो कैसा बन जाए, प्रभावी बन जाए। इसके बारे में बातचीत करें। पहला है प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि को तो हमने अभी फिलहाल ही देखा है कि प्रतिपुष्टि तो तत्व होता है संप्रेषण का। संचार हम देखो संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं और कम्युनिकेशन को हम हिंदी में वापस संचार भी बोलते हैं। प्रतिपुष्टि इसका हो जाएगा। उसके बाद में आप ये देखिए सबसे खराब ऑप्शन क्या है, प्रतिपुष्टि तत्व है आपने पढ़ लिया लेकिन संपूर्णता नहीं पढ़ा, अस्पष्टता के बारे में नहीं पढ़ा, अच्छा वातावरण के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन यह प्रभावी रूप में देखना है कि कौन सा तत्व इसमें शामिल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो एक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अस्पष्टता, यदि विचारों में अस्पष्टता नहीं होगी, भाषा में स्पष्टता नहीं होगी, यानी अस्पष्टता यदि आएगी तो उस समय क्या है, संचार जो है हमारा, संप्रेषण जो है हमारा प्रभावित हो जाएगा, यानी प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी और प्रभावित अलग अलग चीज़ें। प्रभावी में एक तरीके से ये देखना है कि उस चीज़ को बहुत अच्छा बनना चाहिए। प्रभावित का मतलब है जैसे वो बाधा का भी काम कर सकता है प्रभावित की स्थिति में। तो यहाँ से जो आंसर होगा अस्पष्टता होगा। संपूर्णता का मतलब है यदि आपके पास सूचना है वो पूर्ण रूप से हैं तो आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो, संचार कर सकते हो, संप्रेषण कर सकते हो। वातावरण यदि अच्छा है, शोर रहित है, कोई नॉइज़ नहीं है, तो संचार आपका अच्छा हो जाएगा, माहौल अच्छा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और क्वेश्चन है अगला अपना क्वेश्चन है निम्न में से, यानी संप्रेषण की विशेषता क्या है। संप्रेषण की विशेषता कौन सी है? विचार विमर्श करना, सूचना प्रदान करना, निर्देश संदेश भेजना, उपयुक्त सभी। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विचारों का आपस में आदान प्रदान किया जाता है या सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, संदेश या निर्देशों को भेजा जाता है, तो वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो ये संप्रेषण तीनों ऑप्शन में है। और एक चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है कि इसका जो मिश्रित रूप दिया हुआ है, सभी को माना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन में संप्रेषण कौशल में किसकी प्रधानता होती है। जो संप्रेषण कौशल है उसमें किसकी प्रधानता होगी, और अध्यापन में पूछ रहा है आपसे, तो अध्यापन में संप्रेषण कौशल में किसकी प्रधानता होगी। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने पुस्तक की, दूसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट की, और तीसरा ऑप्शन है अध्यापक की, और चौथा ऑप्शन है आपके पाठ्यक्रम की। तो किसकी प्रधानता होगी ये कह रहा है अध्यापन में। अध्यापन का मतलब है टीचिंग करानी है। टीचिंग जब करानी है तो उस टाइम पे सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी होगी, आपकी अध्यापक की,
क्योंकि अध्यापन कौन कराएगा? अध्यापक कराएगा, इसलिए प्रधानता किसकी मानी जाएगी? अध्यापक की मानी जाएगी। अध्यापन में प्रयुक्त कौन से कौशल में अध्यापक प्रधान होता है? अब कौन सा कौशल है इसमें ये देखना है कि अध्यापक प्रधान है। तो अध्यापक कौन से कौशल में प्रधान है? एक तो आपका संप्रेषण कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया, गृह कार्य कौशल हो गया और आपका श्रवण कौशल हो गया। अब कार्य कौन सा है? अध्यापन है। अब प्रधानता किस में होगी? अध्यापन यदि कराया जा रहा है तो सबसे जो महत्वपूर्ण होगा यहाँ से वही आंसर हो जाएगा संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल में क्या होगी? प्रधानता होगी, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा, बच्चों के साथ अंतःक्रिया करेगा और अंतःक्रिया किस प्रकार से होगी? वो संप्रेषण के माध्यम से होगी या अंतःक्रिया के माध्यम से संप्रेषण होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें क्या है बाकी के में लेखन कौशल। लेखन कौशल है यानी लिखने से संबंधित हो गया, गृह कार्य यानी होमवर्क करने से संबंधित है, श्रवण सुनने से संबंधित हो गया। अब अध्यापक प्रधान किस में है? देखो श्रवण के लिए तो क्या है कि छात्र भी सुनेंगे और गृह कार्य यानी छात्र करेंगे, लेखन कार्य भी कौन करेगा? छात्र करेगा अधिकतर, ज़्यादा कार्य लेखन कार्य कौन करता है? छात्र ही करता है। और संप्रेषण कौशल किसके लिए हो जाएगा? अध्यापक प्रधान हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी द्विमार्गी प्रक्रिया कौन सी है? बायलेटरल प्रक्रिया कौन सी है? इसके बारे में यदि हम बात करें, अनुप्रेषण, द्विप्रेषण, बहुप्रेषण और संप्रेषण। तो अनुप्रेषण, द्विप्रेषण, बहुप्रेषण और संप्रेषण। अब ये द्विमार्गी के बारे में आपसे पूछ रहा है तो बायलेटरल है, यानी द्विमार्गी का मतलब है इधर से भी सूचना जा रही है और उधर से भी सूचना आ रही है, दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसा किस में किया जाएगा? आपका संप्रेषण में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? संप्रेषण में। सूचना प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही संयोजन है, यानी सूचना प्रदान करनी है और ऐसे कौन से संप्रेषण कौशल हैं जिनका उपयोग किया जाए? केवल सूचना प्रदान करने के लिए करना है। अब सूचना किसके लिए प्रदान किया जाता है? अब कौशल जैसे हम 4 भाषाई कौशल पढ़ते हैं, 4 भाषाई कौशल पढ़ते हैं और 4 भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सुनना, दूसरा है बोलना, यानी पहला श्रवण है, दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति है, तीसरा है आपका पढ़ना और चौथा है आपका लिखना। अब इन चारों में से यदि हम देखें तो सूचना किस चीज़ के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है या सूचना भेजी जा सकती है, प्रदान की जा सकती है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है बोलना और पढ़ना, दूसरा है पढ़ना और सुनना, तीसरा है बोलना और लिखना, चौथा है आपका सुनना और लिखना। अब यहाँ आप गौर फरमाएंगे, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए और मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कि सुनने के द्वारा क्या है? हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, संदेशों को ग्रहण करते हैं, ना कि हम प्रदान करते हैं। जबकि बोलने के द्वारा हम किसी को सूचना देते हैं, किसी को सूचना हम भेजते हैं, यानी बोलने के माध्यम से हम क्या है? सूचनाओं को क्या करेंगे? भेजेंगे, यानी प्रदान करेंगे। तीसरा है पढ़ना। पढ़ने के द्वारा क्या, हम किसी किताब को जैसे पढ़ रहे हैं तो उसके द्वारा जो सूचना है, जो संदेश है, जो मैसेज है, उनको हम ग्रहण कर रहे होते हैं, यानी ये ग्रहण करने वाला है पढ़ना भी। और जो लिखना है, लिखने के माध्यम से जब हमने किसी चीज़ को नोट करके लिख दिया, यानी नोट कर दिया और उसे हमने किसी के लिए भेज दिया, जैसे पत्र लिख करके भेज दिया, तो हमने सूचना क्या है? प्रदान की है, उसे लिख करके हमने उसको भेजा है। तो ये लिख करके जो भेजा है तो इसका मतलब है ये भी सूचना प्रदान करना है। तो सूचना प्रदान करने वाले 2 हो गए, पहला हो गया आपका बोलना तो दूसरा हो गया लिखना। अब यहाँ से आप ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे कि बोलना और लिखना किस में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3 और 3 आपका क्या हो जाएगा? सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है, यानी ऐसा कौन सा फैक्टर हमें देखना है, शब्द ऐसा कौन सा है जिसको हम ऐसे कह सकते हैं ये बाधा के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो बाधा के रूप में यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन आपके सामने है और पहले ऑप्शन में यदि हम देखें पहला ऑप्शन है शोर। तो सीधी सी बात है, जो शोर होता है, जो शोरगुल होता है, जो आवाज़ होती है, जो नॉइज़ पैदा होता है, वो संप्रेषण में परेशानी देता है। हम कोई बात किसी से कह रहे हैं, किसी से हम बातचीत कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और बीच में यदि शोर आ जाए तो वह हमारे संप्रेषण में क्या है? परेशानी करने वाला होता है। तो अस्पष्टता, यानी विचारों में यदि अस्पष्टता है, आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो उस समय भी क्या है? आपका संप्रेषण बाधित हो जाएगा।
तीसरा है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि पहले से ही क्या है किसी के प्रति नकारात्मक अवधारणा बना लेना, नकारात्मकता ले आना, नकारात्मक विचार बना लेना, नकारात्मक निर्णय ले लेना किसी के बीच में या किसी के प्रति, ये क्या बन जाएगा आपका पूर्वाग्रह। जैसे लड़कियां ये काम कर ही नहीं सकती, लड़के वो काम कर ही नहीं सकते, यानी कोई भी प्रकार का काम हो उसके संदर्भ में कह दिया जाता है। और चौथा है प्रतिपुष्टि। और प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक देना होता है। फीडबैक देना होता है जब सूचना हमें मिलती है और सूचना मिलने के बाद में हम प्रतिक्रिया देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं कि हाँ हमने आपकी बात सुन ली है, या उसे हम प्रति उत्तर दे रहे हैं, तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, फीडबैक कहा जाता है, प्रतिपुष्टि कहा जाता है। तो प्रतिपुष्टि क्या है, इसमें बाधा नहीं देती है, और बाकी के तीनों क्या है, बाधा देने वाले होते हैं। अब मुझे आप ये कमेंट करके बताइए कि शोर, अस्पष्टता ये किस प्रकार की बाधा है, और पूर्वाग्रह किस प्रकार की बाधा है। शोर और अस्पष्टता किस प्रकार की बाधा है, इन तीनों का आप बताएंगे। शोर किस प्रकार की है, किस प्रकार की बाधा है, अस्पष्टता किस प्रकार की बाधा है, और पूर्वाग्रह किस प्रकार की बाधा है, ये आपको बताना है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है। कौन सा जो है जो संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका संदेश भेजना, दूसरा ऑप्शन है संदेश बनाना, तीसरा है आपका संदेश जांचना, और चौथा है आपका संदेश लिखना। तो ये आपको देखना है कि कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है, संप्रेषण किसके द्वारा नहीं होता है। पहला संदेश भेजना, बिल्कुल संदेश यदि भेजा नहीं जाएगा तो फिर क्या है कि संप्रेषण माना ही नहीं जाएगा। अगला है आपका संदेश बनाना। यदि संदेश को हम बना रहे हैं, फॉर्मेट यदि बना रहे हैं, तो संदेश को जब बनाया जाता है, जिस रूप में वो संदेश बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग। क्या होता है, एनकोडिंग। संदेश को किसी प्रतीक या संकेत के द्वारा जब लिखा जाता है, एक तरीके से हम बना रहे हैं उस संदेश को, तो ये संदेश बनाना भी क्या हो गया, इसका हिस्सा हो गया। तीसरा है संदेश जांचना, और चौथा है संदेश लिखना। बिल्कुल संदेश लिखना भी क्या इसका हिस्सा है। संदेश जांचना इसका हिस्सा नहीं है, संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस एक यही दिमाग लगाना था कि ये जो एनकोडिंग है, ये वाला जो प्रोसेस है, यानी ये जो संदेश बनाना है, ये जो संदेश बनाना है, ये क्या कहलाए, यानी संदेश बनाने को हम किस तरीके से अपने संदर्भ में समझ सकते हैं, अपनी जो टेक्निकल भाषा है उसके रूप में क्या इसे नाम दे सकते हैं। तो टेक्निकल रूप में इसे हम जो नाम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एनकोडिंग दे रहे हैं। इसे हम एनकोडिंग कहते हैं, संदेश बनाना, ठीक है। और उसके बाद में यदि हम कहें अगला क्वेश्चन,